तो दोस्तों वैसे तो BCCL IPO रिव्यू के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, बट आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर हमें इस IPO में कैसे अप्लाई करनी चाहिए ताकि हमें इस IPO का मैक्सिमम अलॉटमेंट मिल सके। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है कि आखिर हमें इस IPO में शेयर होल्डर कोटा में कैसे अप्लाई करनी चाहिए, रिटेल कोटा में कैसे अप्लाई करनी चाहिए, एंड इवन जो लोग भी इस IPO का एम्प्लॉय है उन्हें एम्प्लॉय कोटा में इस IPO में कैसे अप्लाई करनी चाहिए। क्या हमें शेयर होल्डर कोटा में 14 लॉट अप्लाई करनी चाहिए या फिर हमें सिर्फ एक लॉट ही अप्लाई करनी चाहिए। दोस्तों आपके हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि ओवरऑल आपको इस IPO का एक पूरा व्यू मिल सके कि आपको कौन से कोटा में कैसे अप्लाई करनी चाहिए, ताकि जो आपका अलॉटमेंट चांस है वो दोस्तों काफ़ी हद तक बढ़ सके। क्योंकि दोस्तों इस IPO में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो IPO है वो दोस्तों काफ़ी छोटा है। इसलिए मेक श्योर कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको ओवरऑल जो भी प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो फिर चलिए बिना अब आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। फिर चलिए अब सीधा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस IPO के टोटल इशू साइज के बारे में। तो दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो इस IPO टोटल इशू साइज लगभग आपको 1071 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएगा, जिसमें से शेयर होल्डर के लिए लगभग आपको 10% के आसपास कोटा देखने को मिल जाएगा, जबकि दोस्तों एम्प्लॉय के लिए इसमें आपको 5% के आसपास कोटा देखने को मिल जाएगा। यानी अगर आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करते हैं तो लगभग आपको 107 करोड़ के आसपास जो फंड है वो शेयर होल्डर कोटा के लिए रिजर्व रखा जाएगा, जबकि अगर आप एम्प्लॉय कोटा में अप्लाई करते हैं तो एम्प्लॉय के लिए दोस्तों इसमें लगभग 53 करोड़ का जो फंड है वो ऑलरेडी रिजर्व रखा जाएगा। बाकी बात जो पैसा बचेगा दोस्तों उसमें आपको रिटेल कोटा देखने को मिल जाएगा, QIB कोटा देखने को मिल जाएगा, एंड इवन आपको HNI कोटा इसी पैसा में देखने को मिल जाएगा। तो देखा जाए तो 10% एंड 15% निकालने के बाद जो पैसा बचता है वो लगभग आपको 910 करोड़ के आसपास अमाउंट बचता है, जिसमें से रिटेल कोटा के लिए लगभग 35% यानी 318 करोड़ के आसपास रिजर्व रखा जाएगा, जबकि QIB के लिए दोस्तों लगभग 455 करोड़ के आसपास फंड जो है वो रिजर्व रखा जाएगा। यानी QIB का इस IPO में जो कोटा रहेगा वो दोस्तों 50% के आसपास रहने वाला है। जबकि अगर बात करें HNI के बारे में तो दोस्तों HNI के लिए इस IPO में केवल 136 करोड़ के आसपास जो फंड है वो दोस्तों रिजर्व रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस IPO में HNI के लिए 15% के आसपास कोटा रखा गया है। यानी सबसे कम जो चांस रहेगा मिलने का अलॉटमेंट वो दोस्तों आपको HNI कोटा में ही देखने को मिल जाएगा, एंड वो भी HNI कोटा में दोस्तों स्मॉल HNI में बहुत ही मारामारी दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए अगर इन सारे अमाउंट को देखते हुए बात करें कि आखिर हमें कौन से कोटा में अप्लाई करनी चाहिए एंड कितना लॉट अप्लाई करनी चाहिए, तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करते हैं रिटेल कोटा के बारे में तो रिटेल कोटा इस IPO का 35% के आसपास रखा गया है। यानी रिटेल के लिए इस IPO में 318 करोड़ का जो फंड है वो दोस्तों रिजर्व रखा जाएगा। एंड वैसे दोस्तों देखा जाए तो IPO का इशू साइज काफ़ी छोटा है, इसलिए उम्मीद है तीसरे दिन तक इस IPO को रिटेल कोटा में 30 गुना के ऊपर ही सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों अगर ऐसा होता है कि इसका रिटेल सब्सक्रिप्शन 25 गुना के ऊपर जाता है तब तो इसमें हमारा अलॉटमेंट मिलना दोस्तों काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमें रिटेल कोटा में मिनिमम एक ही लॉट अप्लाई करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हर अकाउंट से हमें मिनिमम एक लॉट ही अप्लाई करनी चाहिए। अगर आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल नहीं हैं एंड आप केवल रिटेल कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हर अकाउंट से केवल एक ही लॉट अप्लाई करनी चाहिए। मैक्सिमम लॉट यानी 2-5 लॉट अप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यानी जो अलॉटमेंट मिलेगा आपको वो एक ही लॉट का अलॉटमेंट मिलने वाला है। इसलिए मैं भी अगर आपके फैमिली मेम्बर में जितना भी अकाउंट है उन सभी से एक एक लॉट ही आपको अप्लाई करनी चाहिए, वो भी रिटेल कोटा में, क्योंकि दोस्तों IPO काफ़ी छोटा है। एंड अगर तीसरे दिन तक इस IPO को 25 से 30 गुना के ऊपर सब्सक्रिप्शन मिलता है तब तो इस IPO में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करें कि रिटेल कोटा में मिनिमम हर अकाउंट से आपको एक ही लॉट अप्लाई करनी चाहिए। वहीं दोस्तों अब अगर बात करें कि आखिर हमें शेयर होल्डर कोटा में कैसे अप्लाई करनी चाहिए, क्या शेयर होल्डर कोटा में हमें मल्टीपल लॉट अप्लाई करनी चाहिए या फिर शेयर होल्डर कोटा में भी हमें एक ही लॉट अप्लाई करनी चाहिए, तो दोस्तों इसके बारे में तो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर शेयर होल्डर कोटा के लिए कौन कौन दोस्तों एलिजिबल होने वाला है। तो दोस्तों इसके शेयर होल्डर कोटा के एलिजिबिलिटी के लिए आपके डीमैट अकाउंट में 1 जनवरी से पहले तक कोल इंडिया का एक शेयर होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, BCCL का पेरेंट कंपनी कोल इंडिया है, तो अगर आपको इसके शेयर होल्डर कोटा में पार्टिसिपेट करना है तो 1 जनवरी से पहले तक कोल इंडिया का एक शेयर आपके डीमैट अकाउंट में होनी चाहिए, तब जाके इस IPO के शेयर होल्डर कोटा में आप अप्लाई कर सकते हैं। सो कौन कौन शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हैं वो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अब आते हैं फिर से टॉपिक पे एंड बात कर लेते हैं कि आखिर हमें शेयर होल्डर कोटा में कैसे अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो शेयर होल्डर कोटा में जो अलॉटमेंट होता है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होता है।
बट फिर भी दोस्तों देखा जाए तो एक सर्टेन लिमिट के बाद अगर आईपीओ का सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो जाता है तो उसके बाद जो अलॉटमेंट का जो चांस होता है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस से दोस्तों लॉटरी बेसिस में शिफ्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगा, सप्लाई काफ़ी कम होगा, तो सबको एक एक लॉट देना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए शेयर होल्डर कोटा में भी जो है वो आपको लॉटरी सिस्टम देखने को मिल जाएगा। एंड उम्मीद है दोस्तों कि शेयर होल्डर कोटा के लिए इस आईपीओ में लगभग 107 करोड़ के आसपास फंड रखा गया है, जिसकी वजह से इस आईपीओ के शेयर होल्डर कोटा का सब्सक्रिप्शन जो है वो दोस्तों काफ़ी आपको ह्यूज देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू इसका जो शेयर होल्डर कोटा का सब्सक्रिप्शन होगा वो लगभग आपको 80 से 100 टाइम्स के आसपास तक देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों ऐसा होता है तो इसमें आपका जो अलॉटमेंट होगा वो लॉटरी बेसिस पे दोस्तों डिसाइड होगा। यानी अगर इसका सब्सक्रिप्शन 15 टाइम्स के नीचे रहता तब दोस्तों इसमें प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपको अलॉटमेंट मिल जाता। बट कंपनी को देखते हुए, मार्केट में इसके डिमांड को देखते हुए उम्मीद है कि शेयर होल्डर कोटा में भी इस आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन है वो दोस्तों आपको 80 से 100 गुना के आसपास देखने को मिल जाएगा। एंड जब दोस्तों ऐसा होगा तो इसमें आपका जो अलॉटमेंट होगा वो लॉटरी बेसिस पे कैलकुलेट होगा। इसीलिए अगर इस आईपीओ में तीसरे दिन तक शेयर होल्डर कोटा में इतना सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है तो हमें मल्टीपल लॉट लगाने से कोई फायदा देखने को नहीं मिलेगा। जहां हम लोग दूसरे आईपीओ में 14-15 लॉट लगा के एक लॉट आसानी से अलॉटमेंट ले लेते थे, वहीं इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना दोस्तों काफ़ी मुश्किल होगा, इवन शेयर होल्डर कोटा में भी, क्योंकि आईपीओ का इशू साइज काफ़ी छोटा है। इसलिए इसका शेयर होल्डर कोटा का भी जो अलॉटमेंट बेसिस होगा वो दोस्तों लॉटरी बेसिस पे देखने को मिल जाएगा। यानी वो या तो रिटेल कोटा हो गया या फिर शेयर होल्डर कोटा हो गया, दोनों में आपको एक एक लॉट ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों दोनों कोटा में सब्सक्रिप्शन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए हमें मल्टीपल लॉट लगाने से कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर हमें इस आईपीओ में ज़्यादा अलॉटमेंट चांस बढ़ाना है तो दोस्तों हमें मल्टीपल डीमेट अकाउंट से केवल एक ही लॉट अप्लाई करनी चाहिए। वो या तो रिटेल कोटा हो गया या फिर इवन शेयर होल्डर कोटा हो गया, क्योंकि वैसे तो रिटेल कोटा हो गया या फिर शेयर होल्डर कोटा हो गया, दोनों में आप मैक्सिमम 2 लाख तक का जो अमाउंट है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी मैक्सिमम इस आईपीओ में रिटेल कोटा हो गया या फिर शेयर होल्डर कोटा हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा आप 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। बट दोस्तों इस 14 लॉट को अप्लाई करने से कोई भी बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर 14 लॉट के बजाय अगर हम 14 अकाउंट से अप्लाई करें एक एक लॉट, तो दोस्तों उस केस में हमारा जो अलॉटमेंट मिलने का चांस रहेगा वो दोस्तों काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। वहीं शेयर होल्डर कोटा एंड रिटेल कोटा के बजाय अगर बात करें दोस्तों एम्प्लॉय कोटा के बारे में, कि अगर जो लोग इस कंपनी में काम करते हैं, इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो उन्हें इस आईपीओ में कैसे अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो एम्प्लॉय कोटा में भी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट देखने को मिल जाता है। बट दोस्तों आईपीओ काफ़ी छोटा है, एम्प्लॉय के लिए केवल 53 करोड़ के आसपास ही फंड रखा गया है। इसलिए एम्प्लॉय कोटा में भी अगर ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे एक लॉट देना सबको पॉसिबल नहीं होगा, तो दोस्तों उस केस में भी इसमें आपको लॉटरी सिस्टम देखने को मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो सबसे पहले आपको इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन को देखनी चाहिए, उसके बाद ही आपको इस आईपीओ में डिसीजन लेना चाहिए कि आपको इस आईपीओ में मल्टीपल लॉट अप्लाई करनी है या फिर आपको सिंगल लॉट दोस्तों अप्लाई करनी है। अगर सब्सक्रिप्शन कम आता है एम्प्लॉय कोटा में तब तो आप इसमें मल्टीपल लॉट अप्लाई कर सकते हैं, एंड अगर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा आता है तब आपको इस आईपीओ में भी एक लॉट ही अप्लाई करनी चाहिए। यानी अगर आप एम्प्लॉय है इस कंपनी का तो आप इवन शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं, एम्प्लॉय कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इवन आप रिटेल कोटा या फिर एचएनआई कोटा में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप एक ही डीमेट अकाउंट से 3 बार इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। बट जो लोग दोस्तों एम्प्लॉय नहीं है वो एक ही बार में शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वो चाहे तो रिटेल कोटा या फिर एचएनआई में भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी शेयर होल्डर एंड रिटेल कोटा में आप 2-2 लाख तक का बिड लगा सकते हैं, जबकि एचएनआई में दोस्तों आप 10 लाख के ऊपर तक का भी बिड लगा सकते हैं। वैसे अगर आप स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 से 10 लाख के बीच में अप्लाई कर सकते हैं, जबकि अगर आप बिग एचएनआई में अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको 10 लाख के ऊपर बिड लगाना होगा। एंड वैसे बात करें दोस्तों तो स्मॉल एचएनआई का सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ में लगभग आपको 200 टाइम्स के आसपास देखने को मिल सकता है, या फिर इससे भी ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आईपीओ काफ़ी छोटा है तो मे भी ये जो आंकड़ा है वो और ऊपर भी जा सकता है। जबकि अगर बात करें दोस्तों बिग एचएनआई में, तो बिग एचएनआई में भी चांस है कि इसमें आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो लगभग आपको 100 टाइम्स के आसपास देखने को मिल सकता है। इसीलिए दोस्तों अगर अलॉटमेंट चांस वाइज देखा जाए तो दोस्तों स्मॉल एचएनआई में आपका जो अलॉटमेंट चांस रहने वाला है वो बिग एचएनआई की तुलना में दोस्तों काफ़ी कम रहने वाला है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो ज़्यादा जो एचएनआई का पोर्शन रहता है वो दोस्तों बिग एचएनआई के लिए रिजर्व रहता है, जबकि छोटा सा जो पोर्शन होता है वो स्मॉल एचएनआई के लिए रिजर्व रहता है। एंड जनरली दोस्तों स्मॉल एचएनआई में आपको बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, जिसके वजह से दोस्तों इस आईपीओ में स्मॉल एचएनआई कोटा में अलॉटमेंट मिलना
काफ़ी दोस्तों मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अगर एच.एन.आई में अप्लाई करना ही है तो दोस्तों 10 लाख से ऊपर वाला जो बिड होगा यानी बिग एच.एन.आई का जो एप्लीकेशन होगा वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है स्मॉल एच.एन.आई के मुकाबले। बट फिर भी दोस्तों अगर आपको स्मॉल एच.एन.आई में अप्लाई करना है तो बेशक आप इस आईपीओ में स्मॉल एच.एन.आई में अप्लाई करके अपने लक को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका लक बढ़िया होगा तो बिल्कुल आपको इस आईपीओ में स्मॉल एच.एन.आई में भी अलॉटमेंट मिल जाएगा। बाकी बात आई होप दोस्तों कि आपका सारा कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो गया होगा कि किस कैटेगरी में हमें कैसे अप्लाई करनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, इन कॉमन क्वेरी के अलावा सबके मन में एक क्वेरी ये है कि क्या सर हम इस आईपीओ में या फिर किसी भी आईपीओ में थर्ड पार्टी जो है आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। यानी डीमेट अकाउंट तो किसी और का होगा बट क्या उसमें पेमेंट हम अपने अकाउंट से कर सकते हैं, पेमेंट हम अपने यूपीआई से कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो पहले जो है वो थर्ड पार्टी आईपीओ जो है वो अप्लाई हो जाता था, बट अभी रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण बहुत ज़्यादा जो थर्ड पार्टी आईपीओ है वो दोस्तों आपको कैंसिल होते हुए नज़र आ रहा है। इसलिए कोशिश करें कि जिनका अकाउंट है उन्हीं के यूपीआई आईडी से आप आईपीओ में अप्लाई करें। वहीं दोस्तों अगर आप पूरी तरह से मूड बना लिए हैं कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करनी चाहिए तो आपको इस आईपीओ में लास्ट दिन तक एंड लास्ट आवर में बिल्कुल अप्लाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों उस केस में बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि आपका जो है वो पेमेंट पेंडिंग हो जाए या फिर एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली प्लेस ना हो। तो वैसे अगर देखा जाए तो आईपीओ का डिमांड भी काफ़ी अच्छा है, सब कुछ अभी मार्केट में ठीक चल रहा है। तो अगर आप चाहें तो इस आईपीओ में प्री आईपीओ अप्लाई भी कर सकते हैं। यानी 9 जनवरी को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, बट उसके पहले ही सारे ब्रोकर में प्री आईपीओ वाला सिस्टम जो है वो चालू हो जाता है। तो आप चाहें तो रिटेल कोटा में भी केवल प्री आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपका एप्लीकेशन इजीली दोस्तों लग जाए। बाकी बात दोस्तों जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना एनालिसिस लगाने के बाद ही ले। आई होप दोस्तों कि अब तक का आपके मन में जो भी डाउट होगा वो सारा डाउट इस वीडियो के बाद क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट बचता है तो मेक श्योर कि हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछे। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों आप BCCL आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो इस वीडियो पर टैप करके इस आईपीओ का फुल रिव्यू भी देख सकते हैं।